जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार नया कंटेंट मिलता है, कुछ ना कुछ। समझ रहे हो? तो केमिकल चेंज में हम लोग क्या लिख सकते हैं? केमिकल चेंज में हम लोग लिख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट, नोट्स बनाते चलना, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस विथ चेंजिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ये टूटता है, ये टूटता है। और ये बॉन्ड कैसे डबल बॉन्ड बना इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो मैं अभी फिर से बता देता हूं। और ये टूट के एक कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? CO2 है। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे है? किसी को अगर याद हो मुझे बता दो। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंसी तो ध्रुव होती है। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि 2,6 तोड़ने पे KLML। याद है ना किसी को? KLMN सेल में तोड़ते हैं, यानी कि हाँ, यानी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपना बैलेंस करने के लिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और ऑक्सीजन आएगा, उसके पास भी 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा? अब क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। कहेंगे भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, पूरी तरह से नहीं, शेयरिंग बेसिस पे। समझ रहे हो? शेयरिंग, जैसे शेयरिंग कैप होता है ना, ओला की शेयरिंग कैप होती है। एक कैप में 2 लोग जाते हैं, हाँ, और आधा आधा रेंट डिवाइड कर लेते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने एटम हो गए? 6 खुद के और 2 इसके। कितने हो गए? 8 हो गए। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इसके। उसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए? 8, यानी बैलेंस हो गए। और इन्होंने आपस में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। और इसी को हम लोग लिखते हैं O2। तो नेचर में ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है, और उसके पास में डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको समझ आ रहा है? हम इसको कार्बन कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा यूज है। तो जब इसके साथ जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड क्या होगी? है ना? बहुत सारा हो सकता है, हीट देना पड़े या कोई केमिकली सब्सटेंस हो, उससे ये टूटेगी। और टूटने के बाद ये जो है ये टूट गया। जब ये टूट गया तो बेचारा ये अकेला हो गया। फिर ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि केमिकल रिएक्शन में एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहां से कि इन केमिकल रिएक्शन देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। बन भी तो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा और एक बॉन्ड ये टूटा और यहां पे जुड़ गया। तो टूटना जुड़ना दोनों हो रहा है ना। ये जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले, इनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो नया प्रोडक्ट बना इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इतना समझ आ रहा है? सभी लोग बताओ। कोई एक एग्जांपल दे सकते हो जिसमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों होता हो? ये वन एग्जांपल वेयर बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज हैपन। हाइड्रोजन में क्या? हाइड्रोजन का नहीं, क्या बनेगा उसमें फिजिकल चेंज क्या है? वो तो गैस है, गैस का गैस हो जाएगा। व्हाट इज द फिजिकल चेंज? रस्टिंग में क्या हो जाएगा? सॉलिड से किस में बदलेगा? रस्टिंग ठीक बोल रहे हो,
सर सॉलिड की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी ना, ऊपर से वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा, हाँ यू कैन से कलर चेंज हो जाएगा, वेरी गुड। और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, रस्ट, है ना, आयरन से रस्ट बन जाएगा, वो भी एक एग्जांपल है। और साथ ही साथ बर्निंग ऑफ कैंडल भी है, बर्निंग ऑफ, पर वो तो सर रिवर्सिबल चेंज है ना। हाँ दोनों हो रहा है। देखो बर्निंग ऑफ फिजिकल चेंज क्या है कि ये सॉलिड था, पिघल के क्या बनेगा, ये लिक्विड। इसका जो मोम है सॉलिड से किस में जा रहा है, रिवर्सिबल तो होगा, सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड। रिवर्सिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि केमिकल चेंज भी हो रहा है। केमिकल चेंज क्या हो रहा है, इसमें जो लिक्विड है उससे ये रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट। तो सॉलिड वैक्स का लिक्विड में बदलना, लिक्विड वैक्स में, ये चेंज है फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन जब ये जलता है, जब ये हाँ बोलो, हाँ दक्ष, नहीं सर कुछ नहीं। जब ये जलता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ये क्या चेंज है, केमिकल चेंज। यहां तक कोई दिक्कत समझ गया, केमिकल चेंज, नहीं। वेरी गुड। अब बात ये आती है, फिर से एक्टिविटी दिया है 1.3 या 1.2, एक बार आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ से हमने देखा है कि जब भी केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन पाए गए। वो ऑब्जर्वेशन है कि चेंज इन अ स्टेट, चेंज इन अ कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपके घर में खाना बनता है तो देखे होगे उसकी स्मेल दूर तक जाती है, गैस में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है ना। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो ये थोड़ा मैं आप डीप में पढ़ा देता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे हमने वीडियो में नहीं बताया था। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सिंपल सी बात है ना। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके साथ क्या होगा, गैस इवॉल्व होगा एक्टिविटी के तौर पे। एक्टिविटी के तौर पे आप ले लीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ले लीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट, कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, वेरी गुड, केमिकल फॉर्मूला H2SO4। और इसमें छोटे छोटे जिंक के ग्रेनुअल्स डाल दीजिए। जिंक क्या है, मेटल है। यस सर। अब अगर थोड़ा बहुत याद हो तो जिंक का रिएक्शन कराओगे H2SO4 में, तो मुझे अब थोड़ा सा बताओगा जिसको याद हो क्या होगा। सर हाइड्रोजन गैस अलग से रह जाएगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा। यानी जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो इससे जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। तो गैस इवॉल्व हो रही है। यस सर। और सर अगर उसके ऊपर हम कैंडल रखेंगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न कर बर्निंग, हाँ पॉप साउंड के साथ बर्निंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ओके, तो ये आप लिख सकते हो कि सम रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो केमिकल रिएक्शन का अगर मान लो एग्जांपल में आ गया कि आप बताओ, एक्सप्लेन करो कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ गैस इवॉल्व होता है कि नहीं होता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो आप ये एक्टिविटी अपने शब्दों में लिख सकते हो ना कि टेक अ जिंक ग्रेनुअल इन अ कॉनिकल फ्लेक्स, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर द जिंक ग्रेनुअल्स एंड आफ्टर सम टाइम इट हीट अप, टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, प्लस हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टेम्परेचर राइस होगा और उसके साथ साथ एक गैस इवॉल्व होगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ये है कि जब बर्निंग यहाँ पे कैंडल लाओगे तो पॉप साउंड देता है। अगर आप यहाँ पे कैंडल ला के जलाते हो तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि जो गैस निकला है वो कैसा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में ये लिख सकते हो ना
अगला है चेंज इन कलर, सेकंड प्रॉपर्टी। दक्ष समझ आ रहा है? यस सर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन लेंगे जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ऑरेंज कलर तो नहीं है मेरे पास, येलो से कर देता हूँ। ये लिया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें क्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है? CO3 होता है क्रोमेट का। शायद इसका पोटेशियम का आपका वो बनेगा। अब CO3 की वैलेंसी कितनी, 2 देखनी पड़ेगी। Ka होता है ना पोटेशियम। मैं इसका एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, तुमने पूछा, अच्छा किया पूछ लिया। सर पोटेशियम का तो सिर्फ के नहीं होता। हाँ, एक सेकेंड, पोटेशियम बता रहा हूँ मैं, भी इसका कंफर्म ही कर लेता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो लिख लो सभी लोग। K2Cr2O7 ये होता है, इतना बड़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है। इसमें जब हम हाइड्रोजन, इसमें जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, इसमें हमने पास किया सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस SO2। तो अब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लैक में बदल जाएगा। किसमें? तो क्या ये क्या हुआ, कलर चेंज हुआ ना, कलर चेंज हुआ। सर पोटेशियम क्रोमेट का क्या कलर होता है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज। ये भी एक एग्जांपल है कि नहीं है? ये ब्लैक Yes, नहीं sir. होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, ब्लैक ना होके सही कर लो तुम लोग, ग्रीन में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा? ग्रीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे पहले क्या कर था, ऑरेंज में था, और किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रीन में। तो ये इसमें एक एक का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, है ना। एक एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल नहीं दिया, सीधे आपको बस लिख दिया है कि चेंज इन अ स्टेट, चेंज इन अ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन अ टेम्परेचर। हम एक एक का एग्जांपल देख ले रहे हैं, ठीक है। यस सर। तीसरा देखो, चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत आसान है। कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर में राइस होता है, कोई ना कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हो। चाहे आप अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने लिया कार्बन को हीट करो, केवल आप कार्बन को भी हीट करते हो। जैसे मीथेन ले लो, मीथेन का होता है CH4 फार्मूला। इसको जब तुम बर्न करते हो तो इसके साथ गैस निकलता है, और प्लस इसके साथ हीट भी इवॉल्व होता है। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट देना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे आप कोई भी लकड़ी जलाते हो, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। जब आप गैस चूल्हा जलाते हो, गैस चूल्हा, आपके घर में जो गैस का सिलेंडर है उसमें कौन सा गैस है, मीथेन है मान लो, CNG। उसको जलाते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तभी तो खाना बनता है। ये भी एक, तो हाँ, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक जो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत है ना, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक। ये सब बेसिक है। फिर अगला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट,
तो इसका एग्जांपल आप मिल्क वाला भी दे सकते हो कि मिल्क से पनीर बनता है, और वो भी वाला बर्निंग ऑफ कैंडल भी, बर्निंग ऑफ कैंडल सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, ये था आपका पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। अब आते हैं 1.1 केमिकल इक्वेशन। अभी तक जो इनमें ये सारे फॉर्मूले लर्न करने। इसमें फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है, मीथेन का आया था और एक उधर पोटेशियम डाइक्रोमेट का आया था, वो तो आपको जो लिखते जा रहे हैं वो आप याद करते जाओ, है ना। एक पेज बना लेना A4 साइज का, वहां पे लिखते जाना। अगला है 1.1 केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है कि जब आप कोई रिएक्शन कराते हो तो जो आप सेट ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो और प्रोडक्ट लिखते हो इन वर्ड में या उसके सिंबल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आदित्य समझ आ रहा है तुमको? मेरी आवाज तो आ रही है ना? मेरा तुमने एसएसटी का वीडियो देखा अभी तक, पॉल साइंस का? सारे देख लो, ऑलरेडी हम लोग पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे हैं। पता नहीं तुम लोग घबरा रहे हो कि नहीं घबरा रहे हो, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है कि सिलेबस कैसे करूंगा मैं, रिवीजन कैसे कराऊंगा। तुम लोग भी घबरा रहे हो कि मैं ही घबरा रहा हूँ? नहीं सर, इतना नहीं घबराहट है, पर थोड़ी सी घबराहट है। अच्छा, क्योंकि मैं जहाँ से देख रहा हूँ ना, मुझे टाइम कम दिख रहा है इसलिए। केमिकल इक्वेशन, तो अगर हम लिखें इसको कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formulae of the substance involved in its known as chemical इक्वेशन। जैसे जिंक का रिएक्शन कराया हमने सल्फ्यूरिक एसिड में, और आपका बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये जो लिखा ये तो हमने वर्ड में लिखा, क्या लिखा, वर्ड में। अब हमको पता कि जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन का क्या होता है H2। ठीक है, फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और उधर प्रोडक्ट। एरो क्या बताता है, एक सिंगल एरो लगा तो मतलब रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेकिन अगर दो एरो लगा होगा, एक इधर भी लगा हो, मतलब रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है, एक एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब जिंक सल्फेट से हम जिंक नहीं बना पाएंगे, जिंक सल्फेट से जिंक हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे लगा है, दो लगा है, एक इधर भी और एक इधर भी, या कभी कभी एक ही पे बना देते हैं, ऐसे और ऐसे, इसका मतलब है कि जैसे कि आइस क्यूब को तुम पानी बना लोगे, फिर पानी से क्या बना लोगे, आइस क्यूब, वापस आई। तो रिवर्सिबल जब होगा तो ये सिंबल होगा, और जब नॉन रिवर्सिबल होगा तो सिंगल ऐसे एरो लगेगा। किसी को दिक्कत? फिर इसी के साथ साथ हमें जैसे जिंक अगर मेटल है तो सॉलिड में है तो सॉलिड S, ये अगर लिक्विड में तो L, एक्वा सॉल्यूशन में तो AQ, है ना। ये सारे सिंबल भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें कोई कैटलिस्ट मिला रहे हैं तो एरो के ऊपर लिख देते हैं, अगर हीट दे रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, और हम लेफ्ट हैंड में कि भैया हम हीट प्रोवाइड करें, डेल्टा से लिख देते हैं कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को लिखते समय ध्यान देना पड़ता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? दक्ष बताएगा। दक्ष, दिक्कत तुमको? नहीं सर। जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन लिखना है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है वाटर से, हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ वाटर से, तो सबको पता है हाइड्रोजन कैसा है, गैस है, और वाटर कैसा है, अरे ऑक्सीजन कैसा है, ये भी कैसा है, गैस है। तो क्या बनेगा,
H2O क्या ये गैस है? नहीं। क्या है ये? हाँ हाँ, लिक्विड है। लिक्विड H2O। पानी गैस तो नहीं पीते हम लोग। अगर हम इसमें एनर्जी देते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ गई रिएक्शन कराने के लिए, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं डेल्टा मतलब हीट दे रहे हैं, चाहे आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो। कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल निकिल यूज़ कर रहे हो, तो आप निकिल यहाँ लिख सकते हो। समझ गए? सबको समझ आ गया? ऐसा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इस पे टॉपिक आता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में और आएगा ही, बैलेंस करने के लिए पक्का आएगा। राइट ए केमिकल इक्वेशन और लिखेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको। कैसा लिखना है? बैलेंस। अभी तक हमने पढ़ा, कोई डाउट? ये पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है, फिर पढ़ा हमने कि कैसे मतलब रिएक्शन होता है, फिर पढ़ा हमने केमिकल चेंजेस क्या होता है, फिर पढ़ा हमने बर्निंग ऑफ कैंडल पढ़ा, फिर हमने उसके फीचर पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स सारे हमने एक्सप्लेन कर लिए। किसी को दिक्कत? नहीं। वेरी गुड। अब इसमें ना जूम में पेज लिमिटेड मिलते हैं, 8 पेज से ज़्यादा मिलता नहीं है, इसको खरीदना पड़ेगा डुओ अरे प्रो फॉर्म में। अब है बैलेंस एंड या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, क्यों बैलेंस करना पड़ता है, कोई मुझे बताएगा? जिससे वो स्टेबल रहे। दक्ष बताओ, क्यों बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन? क्यों हमको बैलेंस इक्वेशन पढ़ना होता है? इसके पीछे कोई कानून है, लॉ है कोई? क्योंकि अगर इक्वेशन बैलेंस होगी तो वो अनबैलेंस रहेगी। तुम बताओ, क्या नाम है? प्रियांश। हाँ जी सर। वाई वी बैलेंस आवर केमिकल रिएक्शन? क्योंकि सर अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में अगर कोई भी डिफरेंस होगा तो वो नहीं रहेंगे। देखो, अगर आप लोग 9th में जब पढ़े होंगे तो एक कॉन्सेप्ट आया था, अब याद आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से केमिकल इक्वेशन में भी आपने अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, आपने लिया 1 ग्लास वाटर, उसमें डाला 2 स्पून शुगर। तो अगर 2 ग्राम शुगर डाल रहे हो और तुम्हारे पास 200 ml पानी है, तो जो नया सॉल्यूशन मिलेगा वो भी तो यही इतना ही मिलेगा। क्या घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है। इसीलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, बराबर होने चाहिए। इसीलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैथमेटिकली तो गलत होगा ही, और आपका रिएक्शन भी नहीं होगा, आपका रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। आप समझ आ गया क्यों बैलेंस करना होता है? बैलेंस करने की जरूरत क्यों है ना? इसीलिए जरूरत है क्योंकि कंपाउंड ही नहीं बनेगा आपका, तो क्या फायदा हुआ? एलिमेंटल फॉर्म में रह जाएंगे। जैसे लिखा हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 बना क्या? ZnSO4। अब हमको चेक करना है बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो उससे पहले हम एक काम करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड में देख लेंगे क्या क्या है। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। उधर भी वही है, ठीक, एलिमेंट तो यही है। अब देखो रिएक्टेंट साइड गिनो कितने जिंक हैं? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड, जिंक कितना है? 1, सल्फर कितना है? 1। ये जो सब्सक्रिप्ट लगा है ना वो नंबर बताता है। जैसे जिंक के नीचे सब्सक्रिप्ट कितना है? 1,
सल्फर के नीचे कितना है 1, ऑक्सीजन के नीचे कितना है 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन के नीचे कितना है 2। जब ऐसे लिखा होता है 2H2 ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब 2 ये है, साथ में 2 और मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो जाता है। कितना हो जाता है? सर आपने प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन और सल्फर का उल्टा लिख दिया। नहीं सही लिखा है मैंने, H2 लिखा है, ZnSO4, ये Zn इसके साथ SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, सही तो लिखा हूं मैं। रिएक्शन सॉरी रिएक्टेंट उल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया, सल्फर का क्या, हाँ सल्फर 1 है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे टेबल में सल्फर 1 है, ये 2 है, हाँ ये गलत लिख दिया। अब देखो ध्यान से, 1 के बराबर 1, 2 के बराबर 2, 1 के बराबर 1, 4 के बराबर 4, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? ये बैलेंस्ड है। ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई और इक्वेशन हो जो कि बैलेंस ना हो और हमें करना हो, जैसे ध्यान से लिखो, Fe आयरन, H2 पानी, Fe3O4 रस्ट है ये, और H2O फेरिक ऑक्साइड है, ये रस्ट नहीं है बट फेरिक ऑक्साइड है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है किसी को पता है? XH2O हो जाता है ना, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, रिएक्ट पहले लिखो कि कौन कौन से एलिमेंट है। Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में और ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में आयरन Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। प्रोडक्ट साइड में आओ, Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। अब देखो, अब गेम खराब हो गया। केवल हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ये भी बैलेंस नहीं है और ये भी बैलेंस नहीं। बात समझे? तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फिर उल्टा लिखा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, जो सबसे खराब है, जो सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है उसको पकड़ेंगे और उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इधर 4 है, इसका मतलब इधर भी 4 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। यानी इसके यहाँ 4 का मतलब हुआ यहाँ पे हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किए फिर टेबल चेंज हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये तो 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा 8। कैसे? 4H2 है ना, इसका मतलब होता 2 4 जा 8, 2 हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे? और ये तो 4 हो गया। अब फिर से देखो ध्यान से कि भाई साहब ये तो बैलेंस हो गए, ये दोनों 4 के 4 हो गए, ये भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन काम गड़बड़ होगा किसका? हाइड्रोजन का 8 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बिगड़ा हुआ कौन है इस समय? हाइड्रोजन। यानी कि हमको यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। इधर जब 4 करोगे तो ये भी कितना बन जाएगा 8। अब टेबल को थोड़ा सा और अपडेट करो, 8 और 8 हो गए, यानी कि H तो बैलेंस हो गया, बचा कौन अब? Fe बैलेंस नहीं है, मतलब इधर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, मतलब यहाँ पे 3। तो अब इक्वेशन आया 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। ये जो रिएक्शन, ये जो आया है इक्वेशन, ये कैसा आया है? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में तुमको ऐसा करना पड़ेगा, बाद में तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब करना नहीं। अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। क्यों? Fe सॉलिड है, ये गैस फॉर्म में है, अरे H2O जो है लिक्विड फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये अब जाके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब जाके कंप्लीट हुआ है। किसी को दिक्कत? नो सर। तो अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, आप लोग कोशिश करिएगा बैलेंस करके लिखने का। अच्छा, पेपर में जरूरी नहीं कि सिंबल फॉर्म में आए, पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। कैसे? देखो बता रहा हूं, लिखिएगा राइट बैलेंस
इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या रिएक्शन है कि मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैस। यस, ऐसे पूछेगा आपसे वर्ड फॉर्म, एंड वाटर, सॉरी एंड वाटर। ये मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में वाटर बना रहा है। इसको आपको सिंबल फॉर्म में लिखना है बैलेंस करके। तो अभी देखिए मीथेन का सिंबल आपको नहीं पता है, मैं अभी बता देता हूँ। मीथेन होता है CH4। कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। और वाटर का कितना होता है? H2O। चेक करके बताओ बैलेंस है? बताओ क्या ये बैलेंस है? नो सर। चलो बैलेंस करके दो, बैलेंस करके दो। सर लास्ट के H2O में 2 ऐड करना है। हाँ, सबसे आगे। बस यही ना? बाकी लोग को समझ आया? 2 ऐड करना है। यहाँ बाकी लोग को समझ आया? अब बैलेंस हो गया। O2 में भी 2 ऐड कर दो। हाँ कर दिया, कर दिया। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और यहाँ किसी को समझ आया कैसे हुआ ये सब? मुझे बता दो, नहीं समझ आया तो करा दूंगा मैं। दक्ष सर एक बार करा ही दो। देखो कराते हैं, सुनो, करा दो। करा देते हैं, सुनो। मीथेन है CH4, O2, रिएक्शन हो गया अपना CO2 प्लस H2O। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। प्रोडक्ट साइड में जाओ, कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना गिनो? 2 इसके पास और 1 इसके पास, कितना? 3। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। अब ध्यान से अगर देखो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 लोग हैं जो बैलेंस नहीं है। यानी मुझे चाहिए 4। अगर मैं इसको 4 बना दूं तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा। 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 2 से। यानी यहां पे कितना कर दूं? 2 से। अब ये भी कितना हो गया? 4। अब ये भी बैलेंस हो गया। यानी इक्वेशन क्या मिला? CH4 2O2 CO2। आपको क्या करना है? सोडियम मेटल को रिएक्ट करना है विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये इसको लिखना है सिंबल में और बैलेंस करना है। बताओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट। गैस। सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब किसी को सिंबल नहीं पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है? मतलब केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है। हाइड्रोजन का, सोडियम का, और वाटर का H2O। चलो करके बताओ बैलेंस करके रिएक्शन। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर आई थिंक 6 पे होगा, देखोगे ध्यान से तो पेज नंबर 6 पे है। चलो बताओ करके आराम से।
सर जो भी करना है इसमें से H के साथ करना होगा और O के साथ, नहीं, बैलेंस करो, क्योंकि H बिगड़ा हुआ है, देख वो लेते O हैं, के साथ करना होगा। देख लो। अब टेबल तो अपडेट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 2, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे 0 नहीं 1 होगा, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस है और सोडियम भी बैलेंस है। बैलेंस बाद में मैथ्स का लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन तो वो है टेस्ट। हाँ, तब तो मैं छोड़ दूंगा मैं तुमको 15 मिनट में, अभी 10 मिनट में, इसलिए 2:30 बजे शुरू किया ना। तो हाँ तो कुछ होगा उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं होगा, इसलिए तो 2:30 बजे शुरू किया है, घंटे क्लास के लिए। तुम्हारा टेस्ट था ना 4 बजे, जल्दी कर दी, तुम्हारा 4 बजे था ना, 4 बजे टेस्ट था ना, इसलिए हाँ, मैंने 2:30 पे। जल्दी कर दिया। तुम्हारे स्कूल वालों का टेस्ट का टाइम ही नहीं समझ आता, कभी कुछ करते हैं, हाँ इस वजह से मैंने क्लास, अभी हमारी क्लास डिस्टर्ब होती है ना, इसलिए मैंने पहले किया। तब देखो, इसको बैलेंस करो, इसको बनाओगे क्या 6, यानी 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तभी तो हो पाएगा। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2 2 2, ये बैलेंस इक्वेशन है। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, सर वो 3 एक नहीं है, वो H और H2 है। H और H2 है ना, तो सर किसी एक में मल्टीप्लाई होगा, H हो या H2 वो हो, 6 नहीं बनेगा, H हो या H2 हो, या तो 4 बनेगा या 5 बनेगा। हाँ तो एक बार बताओ मुझे, ये एक बार बैलेंस करके बताओ कितना बना है, ये हटा दो यहाँ से। बैलेंस इक्वेशन कितना बना है? आपको ये पूरा तीनों क्वेश्चन करके रखना है, कल नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को चेक कराइएगा। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का पीडीएफ शेयर कर दिया मैंने, पेज नंबर 6। ये भी टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट ही है ये, इन टेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है ये। करो बैलेंस, चालू तो होगी नहीं, इसको लेके जा रहे हैं। कठिन है क्या? देखो सर 1 मिनट रुक जाओ। इसमें बहुत ज़्यादा छेड़खानी करनी पड़ेगी, सब कुछ चेंज होगा। यस सर। देखने में आसान लग रहा है ये कि भैया ऑक्सीजन तो बैलेंस है और सोडियम भी बैलेंस है, खेलोगे किससे, हाइड्रोजन से, लेकिन तुम देखो इसमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। यानी मैं अगर मैं इधर मैं 4 कर दूं और इधर भी 4 हाइड्रोजन कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ 2 जैसे मल्टीप्लाई किया, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ये देख रहे हो, टेबल पूरा चेंज कर दिया इसने, थोड़ा सा काम। अब मुझे इधर भी 4 चाहिए, मतलब मैं इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4 बन गया, और इधर ऑक्सीजन कितना बन गया, 2। लेकिन अब ये भी एक व्यक्ति जो है वो बैलेंस नहीं है, कौन, सोडियम। तो मेरे को क्या चाहिए, 2। आप समझ गए। देखने में आसान था ये, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। एक चेंज की वजह से सारे टेबल चेंज हो गए, इसका भी चेंज हो गया और इसका भी चेंज हो गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिल गए, कुछ मैं लिख देता हूँ, उसको भी ट्राई कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ सिंबल के साथ। दक्ष, बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है। जब घर पे बैठ के करोगे ना 5-6 क्वेश्चन, इस पे एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी तो 2 ही की है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो करोगे, कुछ लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आप लोग भी लिख लो।
NaO2 Na2O। सेकंड क्वेश्चन H2O2 H2O प्लस O2। थर्ड क्वेश्चन Fe प्लस, ये तो करा दिया मैंने Fe वाला। सर इनको अभी करना है? नहीं नहीं, होमवर्क है ये, अभी तो क्लास बंद कर देंगे 10 मिनट 5 मिनट में, टेस्ट है ना इसका। पहले सोचा था कि मैं ले लूँ बाद में क्लास 6-7 बजे, फिर मैंने कहा हो सकता है 6-7 बजे तुम लोग की कोई और क्लास ना हो, ये सोच के मैं रुक गया। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी 6 बजे अगर लेता मैं आज तो? सर मेरी सर स्कूल की स्पोर्ट्स क्लास होती है। वही बात है ना, कोई ना कोई क्लास रहती है, इस वजह से रुकना पड़ता है। सर मेरी मतलब मंडे और थर्सडे की होती है। स्पोर्ट्स क्लास भी ऑनलाइन होती है क्या? यस सर। ऑनलाइन कैसे सिखाते हैं स्पोर्ट? सर कैमरे पे सर एक्सरसाइज करवाते हैं सर, कैमरा ऑन करवा। अरे कंपलसरी अटेंडेंस? यस सर। ये 5 लिख लो। कुछ भी करा रहे हैं स्कूल वाले, पता है, कुछ भी करा रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए फीस। सही बताऊं मैं तो, सही बात यह है कि उनको चाहिए फीस, और MHRD का गाइडलाइन आया कि आपको पढ़ाना है तो वो कुछ भी करा रहे हैं। अब काव्या के स्कूल वाले वीडियो की लिंक दे देते हैं, बहुत सारे स्कूल में वीडियो की लिंक दे दे रहे हैं यूट्यूब से पकड़ के, हैं क्या कर रहे हैं स्कूल वाले, मजाक बना दिए हैं बच्चों का। सही बताऊं तो मैं, इस साल तो मजाक ही बन गया CBSE में। और सर कह रहे हैं जैसे हॉलीडेज है। हाँ समर वेकेशन, समर वेकेशन। हाँ तो वो अपनी ड्यूटी पूरी, वो देखो स्कूल और CBSE अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगा, कहेगा भैया देखो हमने 1 महीने लाइव क्लास दी थी, उसके बाद हमने समर वेकेशन कर दिया, अब बच्चों का हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे और सिलेबस में कम नहीं करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा पता है? बच्चों का। वो तो एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, आपका विंटर वेकेशन नहीं होगा इस साल, लो खत्म, है ना, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देंगे। कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लगता है ना, वीकर बच्चों का, ऐसे कहेंगे सबका एक्स्ट्रा क्लासेस जाओ, जो 1 महीने का लॉस हुआ है ना, ये 2 महीने का, उसका वो एक्स्ट्रा क्लासेस दे देंगे, कहेंगे भैया सिलेबस तो खत्म हो गया हमारा, अब बोर्ड होगा बच्चों का। अब इसमें बच्चा जो है 2 महीना तो पढ़ा नहीं, और डीमोटिवेट बच्चा हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोग को समझ आई? हाँ क्या पता नहीं क्या करेंगे स्कूल वाले। वही मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को सब समझ आया, स्कूल वाले ठीक नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं है ये काम ये करना चाहिए जैसे पहले होता था 2 साल पहले, सिलेबस को आधा कर दो। जैसे अभी तुम लोग का फुल सिलेबस आ रहा है ना, 2 साल पहले फुल सिलेबस नहीं आता था जब ग्रेडिंग सिस्टम था। उसमें क्या होता था कि जैसे 15 चैप्टर है ना, तो 15 चैप्टर का 7 चैप्टर स्कूल लेती थी एग्जाम, और 8 चैप्टर बोर्ड लेती थी। तभी तो CGPA बनता था 10 आउट ऑफ 10 सबका बनता था, कोई फेल नहीं होता था। समझ रहे हो? ये तो पिछले साल चेंज हुआ है RSB के टाइम। इस साल भी यही करना चाहिए, सिलेबस आधा कर दो। आप काम करो, 10 चैप्टर है ना, तो 5 चैप्टर कह दो स्कूल लेगा बोर्ड, और 5 चैप्टर लेगा बोर्ड। और जब स्कूल लेगा, सिंपल सी बात है, स्कूल वाले नंबर दे देंगे बच्चों को, है ना, काम हो जाएगा। बट देखो करते हैं कि नहीं करते हैं, बात तो चल रही है, कुछ ना कुछ रास्ता निकाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा बच्चों के लिए इस साल का बोर्ड। काव्या, काव्या, ठीक है साहब, ये आज का लेक्चर हल्का फुल्का समझ आया? नहीं करेंगे यार, ये लोग परेशान कर रहे हैं बच्चों को परेशान कर रहे हैं। इसमें पता है कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी परेशान हैं, कोचिंग वाले परेशान हैं कि भैया हम पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं। पता चला भाई 5 चैप्टर पढ़ा दिया तुमको, और वो ना आए बोर्ड में, तो सर बोर्ड पे कैंसिल करेंगे ना इस साल वाले 10th के बच्चों के। वो तो वोकेशनल था ना, हाँ मेन पेपर तो हो गए थे, 12th वालों के तो हो रहे हैं, डेट आ गया है। ऑनलाइन हो नहीं ऑफलाइन होंगे, 1 तारीख से है, 1 जून से कि जुलाई से, 1 जुलाई से शायद, 1 जुलाई से या 1 जून से, 1 जुलाई से, ऐसे ही कुछ है, डेट मेरे को एग्जैक्ट याद है। 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में हो जाएगा, 1 जुलाई से शायद। चलो हैं, परसों मिलते हैं साइंस के लिए, और मैथ वाले कल मिलेंगे। यस सर। बाय 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 बाय। बाय बाय।